हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पे अजय सर में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल में साइंस की तैयारी कराई जाती है। बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक हैं, हो सकते हैं कि फरवरी में स्टार्ट हो जाए, है ना। 18 या 20 फरवरी से 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और होने वो तो कन्फर्म है। तो बच्चों, आपको जो साइंस की तैयारी है वो आपको हम कराने वाले हैं। पिछली बार भी आपकी साइंस की तैयारी हमने कराई थी और इस बार भी साइंस की तैयारी आपकी कराने वाले हैं। क्लियर ना। आपका जो साइंस का एग्जाम होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है ना। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर तैयारी की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, टोटल जो आपका एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है और ये जो 100 मार्क्स होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, 30 मार्क्स और बच्चों 70 मार्क्स, है ना। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आता है, मतलब स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल लिया जाता है जिसमें से 30 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, 20 मार्क्स और बच्चों 50 मार्क्स। इन 20 मार्क्स में MCQ पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स में आपकी थ्योरी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। इसी तरह MCQ में भी तीनों MCQ होते हैं, तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स के भी आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं, बायोलॉजी के आते हैं। बच्चे MCQ बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन बच्चा गौर नहीं कर पाता कि MCQ में कुछ आप बना नहीं सकते हो। इसमें थ्योरी तो कुछ ना कुछ बना कर लिखा होगा, नंबर एग्जामिनर दे देगा। MCQ में आप क्या बना कर आओगे, तो यहाँ पर बनने वाला नहीं है। मतलब ये जो मार्क्स होते हैं ये आर या पार वाले होते हैं। यदि आपने सही टिक किया तो नंबर मिलेंगे, अन्यथा 20 के 20 मार्क्स ऐसे पानी बह जाते हैं। हम आपको क्या तैयारी कराने वाले हैं, आपको ये जो MCQ है ये भी हम आपको कराएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, सभी के कराएंगे। इसी प्रकार थ्योरी में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनको भी डिस्कस करेंगे और वो ऐसे होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे MCQ हमने फिजिक्स के लिए रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 2014, 19 और 22 में पूछे गए हैं। इस तरह ये भी आपको 14 और 18 में पूछा गया है। मतलब यहाँ पर आपको वो सारी चीजें कराई जाएंगी जो वाकई में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। ऐसे कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और यदि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम लोगों के साथ तैयारी करते हो तो आपके साइंस में मान के चलिए फिजिक्स आपकी 25 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 20 मार्क्स की आती है, बायोलॉजी भी 25 मार्क्स की आती है। तो आप 90 प्लस का स्कोर मान के चलिए, कंफर्म मान के चलिए, यदि आप अब भी तैयारी में बैठ जाते हो तो। और चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे MCQ क्वेश्चन, सारा कुछ आपको इसी चैनल में मिलने वाला है। ठीक है, तो चले बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले बच्चों हम लोग क्या कराएंगे, पहले फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है इसके दो पार्ट आपको मिलेंगे। दो पार्ट में लगभग 30 MCQ कराएंगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा मानव नेत्र, उसमें से 30 क्वेश्चन कराएंगे। 30 लेके आपको फिजिक्स के MCQs, इसी तरह बायोलॉजी में, इसी तरह केमिस्ट्री के भी MCQ कराए जाएंगे और थ्योरी भी आपको बीच बीच में मिलते रहेगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स चैप्टर 1 के MCQ को। तो ये बच्चों इसका होगा पार्ट फर्स्ट, फिर इसके बाद आपको पार्ट सेकंड भी मिलेगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो एग्जाम में 2014, 19, 22 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये आपको लर्न कर लेना है कि सर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्लियर ना, इसे आपको डायरेक्ट याद कर लेना है और जहां पर समझाने लायक क्वेश्चन होगा वो आपको समझाया भी जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मतलब मान के चले कि ये आपके सामने समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने लगभग कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। ये एक वस्तु मान लीजिए। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, मतलब U का मान आपको दे रखा है और V का मान आपसे पूछा गया है। V क्या होता है, V बच्चों होता है दर्पण से, दर्पण के ध्रुव की बात तो यहाँ पर नहीं है, तो ये कह सकते हो दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग V कहते हैं। तो V की वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों समतल दर्पण के लिए एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों समान होती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वो व्यक्ति खड़ा है।
मतलब समतल दर्पण के u और v का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी दर्पण से वो भी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको 2014 और 18 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बच्चों जो क्वेश्चन आपके सामने है वो 2018 में पूछा गया है और क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। मतलब आपको समतल दर्पण के लिए m का मान बताना है। तो इससे पहले आप याद कर लो कि समतल दर्पण के लिए m का मान 1 होता है ना, इसे आप याद कर लो। लेकिन कैसे, तो आपको बता दें m बराबर होता है u/v। अब यहाँ पर साइन की बात हम लोग नहीं कर रहे, साइन क्या लगेगा प्लस की माइनस, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मली आपको सिर्फ समझाया जा रहा है। देखिए हम जानते हैं कि समतल दर्पण के लिए u v दोनों बराबर होते हैं, मतलब जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो जब दोनों मान बराबर हो जाएंगे, मतलब u की जगह पर u और m भी u आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कह सकते हैं बच्चों 1। तो हम लोग कह सकते हैं फिलहाल यहाँ पर नॉर्मली कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन होता है 1। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। 2023 में पूछा गया, मतलब हाल ही का आपका क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए और केवल समतल दर्पण के लिए, या यह सभी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो सभी से होता है ना, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो चाहे समतल हो, दर्पण है तो परावर्तन घटना कंफर्म होनी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सभी, इन सभी पर हमें परावर्तन घटना देखने को मिलेगी। परावर्तन होता क्या है ये आप लोग सब जानते होंगे, है ना, इसके बारे में बताने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी इसका सेपरेट वीडियो आएगा तो उसमें से आप समझ लीजिएगा। आए क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। और ये भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। भले यहाँ पर आपको 2017 और 14 लिख के आया हुआ है, लेकिन दिमाग पर रखिए कि आपके एग्जाम में कंफर्म है या तो इससे न्यूमेरिकल पूछेगा और या तो इससे आपसे सीधा रिलेशन पूछ लेगा। और दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो दोनों आ जाएंगे, ये तो सिंगल तौर से पूछा जाएगा। यदि आपने क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे तो उनमें से रिलेशन जरूर पूछा गया होगा। तो बच्चों फोकस दूरी का सिंबल होता है F और वक्रता त्रिज्या का होता है R। तो कह रहा है रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच में। तो रिलेशन को बता सकते हो कि R बराबर होता है 2F, या तो ऐसे बता लीजिए, या तो इसी रिलेशन को आप बता सकते हो कि F इक्वल R/2, है ना। आप किसी भी तरीके से इसके रिलेशन को दिखा सकते हो, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा वैसा रिलेशन सही हो जाएगा, तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा बच्चों हो जाएगा ना, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर F का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 2019 में पूछा गया है। वक्रता त्रिज्या आपसे पूछी गई है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो रिलेशन आपके पास होना चाहिए कि सर R बराबर होता है 2F, है ना। तो 2 यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, F की भी वैल्यू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो लोग कह सकते हैं कि हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है उत्तल दर्पण के लिए 24 सेंटीमीटर, मतलब यदि फोकस दूरी 12 है तो R आपको 24 सेंटीमीटर मिलेगी। बाकी उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस की होती है, तो साइन भी हमारा अरेंज हो गया, है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा स्पीड चलना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी भी ना हो पाए और हम आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा सके। 7 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। मतलब प्रतिबिंब आपको कैसे चाहिए, वास्तविक चाहिए। तो जब किसी वस्तु को आप दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखते हो तो भाई उसका तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद ये है दर्पण के ध्रुव पर, तो दर्पण के ध्रुव पर तो रखा जा ही नहीं सकता, है ना, ये तो गलत हो गया। आगे वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखते हो ना तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो समान आकार का होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सही हो जाएगा, ये बी नंबर इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमें वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
क्लियर ना। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब आपको दे रखा है कि r का मान 32 सेंटीमीटर है, तो f का मान बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? f बराबर होता है r/2। r यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है और नीचे यहाँ पर 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, और सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, है ना, इसे आप हल्के में नहीं लोगे, बार बार आपसे इसी बात को कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित का बच्चों मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब, और बड़ा प्रतिबिंब वो भी काल्पनिक हमेशा आपको अवतल दर्पण में ही देखने को मिलेगा। और वो कौन सी पोजीशन है? जब किसी वस्तु को आप दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रखते हो। इस बात को आपको याद कर लेना है, ये हो सकता है कई सारे बच्चों को याद हो। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा? क्या उत्तल दर्पण? तो उत्तल दर्पण में तो आपको हमेशा काल्पनिक मिलता है, तो ये तो होगा नहीं। अवतल दर्पण तो हमारे हिसाब से ये आपका बेटर हो जाएगा, है ना, इसमें वास्तविक मिलता है और उल्टा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन 2022 और 19 में पूछा गया है, बस थोड़े क्वेश्चन और बाकी बचे हैं बस। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब, अब फोकस करिएगा, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब, इसी क्वेश्चन में आपको कई बार घुमाया जा रहा है। यदि आप देखो तो ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में घुमा रहा है, क्योंकि बच्चा 6 पोजीशन होती है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की, जिसमें सबसे लास्ट जो पोजीशन होती है, जब किसी वस्तु को दर्पण और फोकस के बीच रखते हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। बस यही पोजीशन बच्चों को याद नहीं रखती, है ना, यही पोजीशन बच्चों को याद नहीं रहती है, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको फंसा लेता है। लेकिन आपको फंसना नहीं है, आगे के क्वेश्चन आपसे वही पूछना चाहता है जो पीछे पूछे गए हैं। लेकिन बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो भी जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। कर सीधा व बड़ा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब फोकस और पोल के बीच वस्तु को रखोगे तभी हमें वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, वो भी काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है वैसे कौन सा ऑप्शन हो सकता है? दर्पण की वक्रता केंद्र पर, ये होगा नहीं। दर्पण के फोकस बिंदु पर, ये भी नहीं होगा। दर्पण की वक्रता केंद्र और उसके फोकस बिंदु के बीच में, तो ये भी नहीं होगा। ये लास्ट का सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस बिंदु के बीच में, है ना। क्वेश्चन आसान था, लेकिन हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण होगा। तो बच्चों अवतल में उल्टा बनता है ना, बाकी उत्तल और समतल में आपको सीधा प्रतीत होता है। तो दो तो सही हो नहीं सकते, तो लास्ट वाला बच्चों ये सही होगा, क्योंकि इसमें दोनों का रेंज किया गया, समतल और उत्तल दोनों को, है ना। आसान था भाई, ये भी आसान है। बस 3 क्वेश्चन और बाकी बचे हुए हैं। बाकी सेकंड पार्ट में 15 क्वेश्चन और आपको कराएंगे, और वो सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। वस्तु का अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कह सकते बिंदु के आकार का। तो वस्तु कहां पर रखी होगी? हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु कहीं ना कहीं रखी हुई होगी, कहां पर? अनंत पर, है ना। अनंत पर वस्तु रखी गई होगी, तभी क्या करें, वस्तु की स्थिति पूछ रहा है ना, तो वस्तु कहां पर होगी? वस्तु अनंत पर होगी, तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर और बिंदु के आकार का, है ना, वो बिंदु के आकार का बनेगा। तो बच्चों अनंत हो जाएगी वस्तु की स्थिति। 14 नंबर है, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। संभवतः दर्पण होंगे, मतलब दर्पण और लेंस होंगे। तो कह रहा फोकस दूरी है -25 सेंटीमीटर, ठीक है, -25 सेंटीमीटर है। तो आपको बता दें, ज्यादा से ज्यादा केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, इसमें से फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा करके आपको माइनस में देखने को मिलती है। तो अवतल दर्पण में ही होता है, उत्तल में तो कभी हमने देखा नहीं, है ना। उत्तल में प्लस में होता है, लेकिन अवतल में माइनस का होता है। तो पहला होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है दोनों अवतल, और वाकई में दोनों अवतल में आपको केस देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है, 2030 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी, है ना, 2030 में पूछा गया है। तो कह रहा है फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से आगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना, तो उस वस्तु का जो आकार होता है, मतलब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और वास्तविक होता है उल्टा प्रतीत होता है। उल्टा प्रतीत क्या, उल्टा वस्तु का प्रतिबिंब बनता ही है। तो कह रहा है यहाँ पर आकार में बराबर, हाँ सर बिल्कुल। वास्तविक होता है बिल्कुल, उल्टा भी बनता है तो बिल्कुल। तो इस प्रकार बच्चों इस वाले पार्ट में हमने 15 MCQ क्लियर कर लिए। बाकी सेकेंड वीडियो जो आएगा उस पे से हम किसी न किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे और उसको आपको समझाएंगे। उसके बाद फिर आपको इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा। तो वैसे एक एक दिन में आपको MCQ और थ्योरी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको फिर इसके सेकेंड पार्ट पे। और बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।